हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये देखा था, और हम इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल क्यों कहते हैं ये भी हमने जाना था। इसके बाद हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रेशर का फॉर्मूला देखा था और हमने ये जाना था कि जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो आपके सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, वो एक दूसरे पर प्रेशर यानी दाब लगाते हैं। इसके बाद हमने लिक्विड के बारे में बात की थी कि जिस प्रकार से आपके जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो किसी वस्तु के कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर दाब लगाते हैं। उसी तरीके से ही जो आपके लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, ये भी क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं, जिस बर्तन में इसको रखा जाता है। इसका हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से समझा था कि अगर आप एक जो है सिलेंड्रिकल जो है पाइप ले, कॉलम ले, उसके नीचे क्या लगा दे, एक रबड़ का शीट लगा दे या कोई बलून गुब्बारा लगा दे और उसमें पानी भरे, तो क्या होता है, जैसे जैसे आप इसके पानी की जो ऊंचाई है उसे बढ़ाते हैं तो क्या देखा जाता है कि जो गुब्बारे की जो शीट होती है ये बड़ी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी जल या कोई भी आपके पास द्रव्य है, पानी है, ठीक है, तो इसके द्वारा जो बल लगाया जाता है किसी भी कंटेनर पे, तो उसके बेस पे जो बल लगाया जाता है वो बेसिकली पानी या जो द्रव्य है उसकी ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जाना। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। ठीक है, तो अगली एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है। ठीक है, इस बॉटल में आप क्या करेंगे, इसके साइड में आप छेद कर देंगे। ठीक है, छेद कर देंगे, वहां पे एक पतली सी जो है पाइप लगा देंगे और उसके ऊपर इस तरीके से आपको एक गुब्बारा लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें पानी भरेंगे, पानी भरेंगे, धीरे धीरे करके पानी भरेंगे और पानी भर भर के क्या करेंगे, आप भरने के बाद आप इस गुब्बारे को ऑब्जर्व करें। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम पानी भरते हैं तो क्या होता है, आपका जो गुब्बारा है वो फूलने लग जाता है। अब यहाँ पे जो गुब्बारा लगाया गया है वो बोतल के किनारे पे यानी वॉल पे लगाया गया है और इस जो गुब्बारे है, गुब्बारे पर जो है दाब कौन डाल रहा है, ये जो पानी है वह दाब डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो लिक्विड होते हैं, जो तरल होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, वो बर्तन की जो दीवारें होती हैं उन पर प्रेशर यानी दाब लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से पता चल रहा है, इस गुब्बारे के आकार से यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या, हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से हमारा यह निष्कर्ष निकलता है, जो लिक्विड होते हैं यानी जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ डेप्थ जो है बेस पर ही नहीं, यानी बर्तन के निचले हिस्से में ही नहीं बल्कि उसकी दीवार पर भी प्रेशर लगाते हैं यानी दाब। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला। A liquid exert pressure on the walls of the container, यानी द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बर्तन होते हैं, बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, जो आपके द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो दाब डालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे से आपका प्रूफ हो। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि जो सेम डेप्थ होती है, सेम गहराई होती है, वहां पर बराबर प्रेशर लगता है, यानी जो दाब होता है वो बराबर लगता है। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, उसमें आप क्या करेंगे, एक बराबर ऊंचाई पर जो है बॉटल में छेद कर देंगे। ठीक है, छेद कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद आप क्या करेंगे,
जो छेद है वहां को उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपने छेद बनाए हैं या जो भी आपने बॉटल में छेद करे हैं उससे जो पानी निकल रहा है वो बराबर आपकी जो है स्पीड से या बराबर तरीके से आपका निकल रहा होता है, बिल्कुल एक जैसा निकल रहा हो। उनकी स्पीड, उनकी जो चाल होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो प्रेशर है वो बराबर लग रहा है, जिस कारण जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो एक जैसा ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो एक डेप्थ में, एक ही गहराई में बराबर प्रेशर यानी दाब लगाते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला, सबसे पहला कि जो दाब होता है, ठीक है, किसी भी बर्तन में जो बेस में दाब लगता है वो लिक्विड यानी जो आपका द्रव्य है उसकी ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा दूसरा क्या कहा गया है, दूसरा ये कहा गया है कि जब भी आप किसी बर्तन में लिक्विड या द्रव को डालते हैं तो वो क्या करता है, वो उस बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। ठीक है, और हमने क्या समझा कि सेम हाइट पर या सेम गहराई पर, बराबर गहराई पर, बराबर ऊंचाई पर जो पानी के द्वारा या किसी द्रव्य के द्वारा दाब लगता है वो बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम गैस की बात करें तो आप गैस को जिस भी जो है जिस भी चीज में रखते हैं वो भी क्या करता है, वो भी उस बर्तन या उस चीज पे दाब डालता है। जैसे अगर हम बात करें टायर ट्यूब की, तो आपने देखा होगा कि जब टायर ट्यूब में हवा नहीं होती है, बिल्कुल पतला सा हो, अब जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते हैं तो वो कैसा हो जाता है, एक आकार में आ जाता है। ठीक है, एक गोलाई वाले आकार में आ जाता है, कुछ इस तरीके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हवा होती है वो क्या करती है, वो पूरे के पूरा जो आपका ट्यूब है उस पर हर जगह बराबर मात्रा में क्या करती है, और जो है प्रेशर लगा। इसी तरीके से हम गुब्बारे की बात करें, बलून की बात करें, आप बलून में क्या करते हैं, हवा भरते हैं। ठीक है, हवा भरते हैं, हवा भरने से क्या होता है, पहले आपका बैलून कैसा होता है, पतला सा चपटा होता है, आप उसमें हवा भरते हैं तो क्या हो जाता है, वो गोल हो जाता है, एक आकार में। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, हवा पूरे गुब्बारे में सारी तरफ क्या होता है, प्रेशर डालता है, दाब डालने के कारण वो आपका गुब्बारा एक आकार में आ जाता है। इसी तरीके से आपके जो है जो भी आपका ट्यूब है, गुब्बारा है, जो भी आपने जैसे आपका जो है, जो भी आपके पास जो भी सामान है या जो भी बर्तन है, जब उसमें आप गैस को डालते हैं तो क्या करता है, वो सारी जगह बराबर प्रेशर यानी दाब डालता। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला, वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। क्या कहा गया है, गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डाल, यानी कि जिस भी बर्तन में आप गैस को रखते हैं तो वो क्या करती है, वो उसके पूरे जो है दीवारों पर क्या करती है, प्रेशर यानी दाब डालती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपका लिक्विड हो, तरल है, द्रव्य है, चाहे आपकी गैस है, दोनों क्या करते हैं, दोनों को जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसकी दीवारों पर वो क्या करते हैं, दाब डालते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, आपकी जो चीजें होती है हवा भरने पर वो एक आकार में आती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपके द्रव होते हैं वो प्रेशर डालते हैं, जो आपकी गैसें होती हैं वो भी प्रेशर डालती हैं।
अब अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल होता है ये अनेक प्रकार की गैसों से मिलके बना होता है। और ये जो गैसें होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी प्रेशर यानी दाब डालती हैं। ठीक है। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का अर्थ है एक आवरण जो कि गैसों का बना है। ठीक है। एक गैस का आवरण ही क्या कहलाता है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाता है। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ भी क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ भी हमारा जो है एक वायुमंडल है। ठीक है। जहाँ पे आपकी अलग अलग प्रकार की लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी गैसें हैं, गैसों की जो है डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपकी गैसें होती हैं वो भी क्या करती है, यहाँ पे दाब डालती। ठीक है। तो क्या कहा गया है, दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, यानी वायु के इस आवरण को वायुमंडली कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि क्या कहा गया है कि जो आपका यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु की एक आवरण है, एनवलप है किसका, गैस का, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. अब अगर हम वायुमंडलीय वायु की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर कई किलोमीटर तक क्या फैली होती है, आपकी वायु फैली होती है। ठीक है, यानी एयर फैली होती है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. यानी इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वायु द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक गैस का आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो प्रेशर लगता है वो एयर के कारण प्रेशर लगता है, और इस प्रेशर को, इस दाब को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इसे आप नोट। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किस तरीके से डिफाइन करें। इसको समझने के लिए एक हम जो है एक स्तंभ या कॉलम मान लेते हैं, एक लंबा कॉलम मान लेते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इकाई क्षेत्रफल है यानी यूनिट एरिया। अब इस लंबे से जो है कॉलम के द्वारा या इसमें जो गैस है उसके द्वारा जो इस यूनिट एरिया में, इस इकाई क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, वह दाब जो कि एक यूनिट एरिया के कॉलम के द्वारा, उसमें मौजूद गैस के द्वारा जो है लगाया जा रहा है, उसी को हम वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, यानी वायुमंडलीय दाब जो है एयर के कॉलम जो कि यूनिट एरिया क्या है उस पर वायु के द्वारा लगने वाला बल है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, नोट करें।
अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। इसके माध्यम से हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एनालाइज। आपको क्या करना है, एक रबर सकर लेना है, ठीक है, रबर का चूसक लेना है। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है किसी सतह पर, कोई भी प्लेन सरफेस है, कोई भी समतल सतह है, वहां पर आप इसे इस तरीके से उल्टा रखें, ठीक है, उल्टा रखेंगे, ठीक है, इसे जोर से वहां पे रखेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसे वहां पे लगा दें। अब आप क्या करेंगे, इसे खींचने की कोशिश करें। अब जब आप इसे खींचेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जो रबर सकर है, यानी जो रबर का चूसक है, ये जो है आसानी से आपसे खींच नहीं रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एटमॉस्फेरिक जो दाब है वो यहाँ पे लग रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, ये बहुत ये जो है आपका सतह पर चिपक गया है और आप इसे आसानी से नहीं निकाल पा रहे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका वायुमंडल है वो अनेकों चीजों पर क्या करता है, दाब लगाता है। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर जो है, जो आपका वायुमंडल है वो दाब लगाता है। A rubber sucker pressed on the surface, एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक, ठीक है। क्या कहा गया है, when you press the sucker most of the air between its cup and surface escape out। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आप क्या करेंगे, रबर सकर को लेंगे और किसी सतह पर लगा। अब जैसे ही आप उसे रबर सकर को सतह पर लगाएंगे तो क्या होगा, जो रबर सकर और जो आपकी सतह है उसके बीच में जो भी हवा है या एयर है वो वहां से बाहर निकल जाएगी, यानी एस्केप आउट हो जाएगी। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस, और फिर क्या होगा, जो सकर होगा वो सतह पर चिपक जाएगा। बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट। और ऐसा क्यों होगा, क्यों चिपकेगा, आपने देखा कि जैसे ही आप उसे चिपकाते हैं फिर थोड़ी देर बाद आप उसे निकालते हैं तो आप बहुत फोर्स लगाते हैं पर वो आसानी से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सकर के ऊपर बल लगाता है, दाब लगाता है, जिस कारण आप जो है इस सकर को निकाल नहीं पाते। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। अब यहाँ पे अगर आपको रबड़ सकर को या रबड़ के चूसक को निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बेहद ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तब जाके आपका जो रबड़ सकर है वो क्या कर पाता है, सतह को छोड़ पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायुमंडलीय दाब लगता है। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है रबर चूसक के माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हर एक चीज पर जो है, जो वायुमंडल है वो हर एक चीज पर दाब लगाता है और इसी दाब के कारण हम जो है चूसक को सतह से अलग नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब की, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक कॉलम है, ठीक है, गैस का कॉलम है जिसका यूनिट एरिया है, तो उस गैस के कारण जो दाब लगता है वही आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एरिया 50 into 15 second centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg। क्या कहा गया है, वह बल, वह फोर्स या वह बल जो कि एक जो है
एयर के कॉलम के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका एरिया या क्षेत्रफल 15 गुना 15 सेंटीमीटर है। और ये जो है बराबर जो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है किसपे, आपके 225 किलोग्राम वाले मास पे, ठीक है। तो ये क्या लगाता है, बल लगाता है 250 न्यूटन। The reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure of the earth. अब जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी कि जो आपका वायुमंडलीय दाब है, जो वायुमंडल है, वो हर एक चीज पर, हर एक वस्तु पर दाब डालता है, तो हम पर भी दाब डालता होगा। तो हम लोगों पे जब दाब डालता है तो हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल के द्वारा जो है दाब लगाया जा रहा है। जितना बाहर से प्रेशर पड़ रहा है उतना ही आपका अंदर से, आपकी बॉडी के अंदर से भी प्रेशर पड़ रहा है, जिस कारण ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और हम क्रश नहीं होते, हम दबते नहीं है, ठीक है। एक 15 गुना 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा 15 गुना 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाले बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम जो है जब वायुमंडलीय दाब इतना अधिक होता है तो हम क्रश क्यों नहीं होते, हम दब क्यों नहीं पाते? तो आपको ध्यान रखना है कि आप आंसर लिखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर उतना ही दाब होता है जितना बाहर से वायुमंडल डाल रहा है, क्योंकि आपका बैलेंस हो जाता है। इस कारण हम क्रश नहीं होते या दबते नहीं, ठीक है, नोट करें। अब यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है, आपका जो है 17वीं सेंचुरी में ऑटो वन यूरिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जो है पंप इन्वेंट किया था जो कि क्या कर सकता है, बर्तन में से एयर को निकाल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनके एक्सपेरिमेंट द्वारा ये समझेंगे कि आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनके अकॉर्डिंग क्या। यहाँ पे क्या किया गया देख लेते हैं। Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में जर्मन साइंटिस्ट थे ओटो वन ग्यूरिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पंप बनाया जिससे वो क्या कर सकते थे, किसी भी बर्तन के अंदर से एयर को, वायु को निकाल सकते। With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of air pressure. और इसके माध्यम से उन्होंने एयर प्रेशर के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसको दर्शाया, उसे डेमोन्स्ट्रेट किया। He joined two hollow metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर लिए, यानी दो धातु के हेमिस्फीयर लिए जिनका डायमीटर या जिनकी जो व्यास है वो 51 सेंटीमीटर था, ठीक है, और उनके बीच से हवा निकल और उन्हें आपस में ज्वाइन कर। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस, फिर उन्होंने क्या किया, 8 घोड़े लिए और 8 घोड़ों को दोनों हेमिस्फीयर के पे क्या कर दिया, जोड़, और ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट, ताकि उसे क्या कर सके, वो अलग कर सके। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। अब यहाँ पे जो बल था वो बहुत ज्यादा लगाया गया, लेकिन फिर भी आपका जो हेमिस्फीयर है वो अलग नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना ज्यादा है, कितना अधिक है कि 8 घोड़े दोनों हेमिस्फीयर के जोड़े गए, वो जो है विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, उनके द्वारा बहुत ज्यादा बल लगाया जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, आपका जो ये वेसल है, ये बर्तन है, वो अलग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वायुमंडल इतना अधिक जो है प्रेशर या दाब लगा। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं की गति की स्थिति को या गति की अवस्था को बदलने के लिए आप जिन स्थितियों में धक्का देते हैं या खींचते हैं, उनमें से प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। यानी आपको क्या बताना है, आपको सिचुएशन दी गई है, धक्का देना और खींचना, जो कि क्या है, गति की अवस्थाएं हैं। आपको इनके दो दो उदाहरण यहाँ पे लिखने, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि आप धक्का देने की बात करें तो उसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे कि आप दरवाजे को धक्का देके खोलते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप सामान को इधर से उधर खिसकाने के लिए उसे धक्का देते हैं, आप ड्रॉअर को खींचते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। पुल की बात करें, पुल के लिए आप जैसे कि आप क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। घोड़ा क्या करता है, घोड़ा या जो बैल है वो काट यानी गाड़ी को खींचता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर क्या लिखा गया है इसे हम देख लेते हैं। पुश वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग। पहला है धक्का देना, तो हम कैसे करते हैं, धक्का कैसे देते हैं, जो है ड्रॉर को क्लोज करते हैं धक्का देके, ठीक है। वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। हम एक लकड़ी के बॉक्स को धक्का देकर क्या करते हैं, बंद करते हैं, उसे गति करते हैं, उसे जो है मूव कराते हैं। पुल, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप। हम क्या करते हैं, खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, हम रस्सी के माध्यम से कुएं से पानी निकालते हैं। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, एक घोड़ा गाड़ी खींचता है। धक्का, हम दराज को धक्का देकर बंद करते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को धक्का देकर हिलाते हैं या गति कराते हैं। खींचना, हम कुएं से रस्सी खींचकर पानी निकालते हैं, घोड़ा गाड़ी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखिए, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉजेस अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी दो स्थितियों का उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल के कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको दो सिचुएशन, दो स्थितियां बतानी है, दो अवस्था बतानी है जिसमें बल लगाने के कारण क्या होता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इसके आपके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अगर हम रबड़ बैंड की बात करें, आप रबड़ बैंड लेते हैं, उसे खींचते हैं, तो खींचने के कारण क्या होता है, आपके जो रबड़ बैंड होता है उसके आकार में परिवर्तन आता है। इसी तरीके से अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें, क्ले की बात करें, तो उसे आप क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और जैसे आपका गुब्बारा हो गया, गुब्बारों को आप खींचते हैं, उसके आकार में परिवर्तन होता है। इस तरीके से आप कोई भी दो उदाहरण दे सकते हैं। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर क्या दिया गया है, when we apply force on a rubber band to stretch it and on clay to change its shape। यानी जब हम क्या करते हैं, रबड़ बैंड को खींचते हैं या क्ले पर जो है बल लगाते हैं ताकि उसके आकार में बदलाव। जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचने के लिए उस पर बल लगाते हैं
और चिकनी मिट्टी पर उसका आकार बदलने के लिए बल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इसको हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको जितना आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।